ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, सेशन हमारा 65 होगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने 64 चैप्टर डिस्कस किया है और ये आपको बायोलॉजी का चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें बहुत सारे बातें हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट में चीजें डिसअपियर हो रहा है, एनिमल हो, प्लांट हो, या बहुत सारी चीजें हैं जो डिसअपियर हो रही है। तो ये तो हमारे लिए मतलब धरोहर की बातें हैं कि अगर वो चीज नहीं रहेगा तो जैसे 2001 में ये लिस्टिंग आया कि ओनली 1435 टाइगर बच गए, तो हम अपने न्यू जनरेशन को मतलब आप लोगों के टाइम में 20 साल बाद 2001 ये 2021 अब आ गया, तो अब के टाइम में अगर 1435 ओनली टाइगर बचा था तो अगर उस समय केयर नहीं किया जाता तो हो सकता है कि आज के डेट में आपको ये बताया जाता कि देखो दिस इज इट वॉज माई नेशनल एनिमल, ये मेरा नेशनल एनिमल था में चला जाता, ये है में नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसके कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क बने, नेशनल सेंचुरीज बने, नेशनल बायोस्फीयर बना। तो उन सब में क्या डिफरेंसेस होता है, नेशनल पार्क का जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड होता है, बाउंड्री उसके अंदर नहीं कोई जा सकता। इसके बाद नेशनल पार्क में भी सेंचुरीज में होता है, इसके वेल मार्क नहीं होते हैं इसके जो बाउंड्री है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोगों ने देखा कोर, बफर जोन, उस समय क्या क्या कैसे, वो सब आप लोगों को लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड है जो पार्टिकुलरली आपको समझना है, वो वर्ड है फ्लोरा एंड फौना। अब देखिए ये दोनों वर्ड जहां पे लिखा होता है, किसी भी एरिया में सिर्फ और सिर्फ ना तो प्लांट हो सकता ना एनिमल हो सकता है ना, वहां प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है और कॉम्बिनेशन के बाद ही वो हमारा इकोसिस्टम बनता है। तो अगर कहीं पे फ्लोरा वर्ड अगर आप देखते हैं, दैट मींस आप फ्लावर से याद रखिएगा, फ्लावर कहाँ होते हैं तो प्लांट में होते हैं, दैट मींस जो प्लांट वाला एरिया है वो हमारा फ्लोरा कहलाएगा। ठीक है, तो बच गया एनिमल वाला, तो जितने भी एनिमल उस एरिया में रह रहा है उसको हम लोग फौना कहेंगे। ठीक है, तो फ्लोरा और फौना आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे दो तरह के वर्ड और यूज हो रहा है, एक को बोलते हैं एंडेमिक, एंडेमिक स्पीसीज, ओके, एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब एंडेमिक स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज को समझ लीजिए। एंडेमिक स्पीसीज किसको कहेंगे, जैसे अभी फ्लाइंग स्क्वेरल एक हुआ करता था, स्क्वेरल, ओके, फ्लाइंग स्क्वेरल हुआ करता था, उड़ने वाली गिलहरी। ये उड़ने वाली गिलहरी डिसअपियर हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, ऐसे डिसअपियर हो रहे हैं जैसे अब दिख नहीं रहा है। भल्चर, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि भल्चर, डॉग के भी मरने के बाद भल्चर आ जा रहे थे, ये सब एकदम स्थिति, जैसे टाइगर, ठीक है, राइनोसोरस है ना, राइनोसोरस, तो ये सब जो है ये अब जो बहुत कम संख्या में बचा है। एलिफेंट भी उसमें आता है, ये माउंटेनियर रेडियर आता है जिसको बारहसिंगा कहते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिज्म अभी तो है पृथ्वी पे, बट अगर इसका प्रोटेक्शन नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे। तो जो अभी तक समाप्त हुआ नहीं है, एनिमल दैट कैन नॉट मतलब डज नॉट फिनिश टिल नाउ, अब तक वो समाप्त नहीं हुए हैं, वो एंडेमिक स्पीसीज में आएगा। और जो स्पीसीज पूरी तरह से खत्म हो गया है इस पृथ्वी पे नहीं है, जैसे इसमें डायनोसॉर है ना, डायनोसॉर आएगा, लेमस मैथन, लेमस मैथन, ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म से दो बर्ड, इस तरह ये जो मैमेलियंस होते हैं, ये बर्ड की कैटेगरी में हिंदी में इसको बतख चोचा कहते हैं, है ना। तो ये दो वर्ड आपके लिए एंडेमिक और एक्सटिंक्ट एनिमल हो गए, जो इस वर्ल्ड में एक तो ये खत्म होने की स्थिति में है और ये खत्म होने हो चुका है, तो इसको हम लोग एक्सटिंक्ट एनिमल कहेंगे, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ डिफरेंसेस पता करना है अपने बुक से। क्या क्या डिफरेंसेस पता करना है आपको, मैं लिख रहा हूं, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन, राइट द डिफरेंसेस, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन
क्या क्या? नंबर 1 फ्लोरा एंड फौना। ये आप एक ही डिफरेंस इसमें दे देंगे तो भी चलेगा। नेशनल पार्क एंड नेशनल सेंचुरी। ओके। उसके बाद नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। इसके बाद नेशनल सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, है ना? नेशनल सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये डिफरेंसेस आप, ये 4 जो डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस को आप नोट करेंगे। ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जू। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जू, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये ऊपर लिखा है ना, प्रोग्राम 5 नंबर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू। ठीक है। ये डिफरेंसेस कितने हो गए? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू का डिफरेंसेस आपके 5 डिफरेंसेस आप एकदम ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब ये रिकॉर्ड कौन रखता है? ये जो रिकॉर्ड है, जितने भी मतलब कौन एक्सटिंक्ट एनिमल है, कौन जो एंडेमिक स्पीशीज है, इसको रिकॉर्ड रखने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। वो रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है? तो रेड डाटा बुक कीप द रिकॉर्ड। ओके, कीप द रिकॉर्ड ऑफ endemic and extinct species, है ना? ये रेड डाटा बुक एक ऐसे बुक्स हैं जिसमें ये रिकॉर्ड रखा जाता है कि इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटिंक्ट है या वो एंडेमिक है। ठीक है। अब आता है यहाँ पे माइग्रेशन। अब देखिए गौर, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अगर उस इलाके में उसको पूरी तरह से सरवाइव करने के लिए प्रॉपर अगर उसको फूड, शेल्टर, वो बाकी चीजें अगर उसको नहीं मिल रहा है, वैसे स्थिति में वो क्या करेगा कि उस इलाके को छोड़ करके एक जगह से दूसरे जगह वो जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल ब्रीडिंग एंड अदर थिंग्स। ये जब उसको पार्टिकुलर एरिया में नहीं मिल पाएगा तो एक जगह से दूसरे जगह अगर ये ट्रांसफर करता है, उसी को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएंगे कभी इलाहाबाद के इलाके में, राजस्थान, भरतपुर राजस्थान में जो पड़ता है उसी इलाके में, तो साइबेरियन क्रेन वगैरह वहां से उड़ के अपने देश में चले आते हैं। क्यों चले आते हैं? क्योंकि उस जगह वहां इतनी ठंडी पड़ती है कि वो ठंडी में सर्वाइव करना, उसको बाकी चीजों में रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो वैसे स्थिति में वो एक जगह से दूसरी जगह चले आते हैं, हमारे देश में चले आते हैं, और जब ठंडी खत्म होती है, गर्मी जैसे ही आता है, तो वो अपने प्लेस में साइबेरिया फिर से वो वापस चला जाता है। तो ये एक तरह माइग्रेशन, एक वर्ड आप ध्यान रखेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, माइग्रेटरी बर्ड कहे जाते हैं, यानी हम लोग अपने देश में उसको गेस्ट बर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे देखना क्या है कि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन पे डिस्कस किया और डिफॉरेस्टेशन के कॉज और उसके इफेक्ट पे भी डिस्कस किया। अब हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, उस पे एक टर्म आपको समझना है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर।
है ना। तो यहाँ पे अब पहले तो 3R था, बट अब आपको 4R का मैटर याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला होता है रिफ्यूज, पहला R का मतलब रिफ्यूज, मतलब पेपर। और बहुत ऐसी चीजें हैं जो ये देखिए आपके पास 25 कपड़े रखने की कैपेसिटी है, नो डाउट, बहुत खुशी की बात है कि यू बोर्न इन ऑफ दैट फैमिली, वो सब कुछ करने में सक्षम है, आपको दे सकते हैं। बट जरा सोचिए, आप कपड़े ले सकते हो नो प्रॉब्लम, बट इन्वायरमेंट में क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको तो हार्म करेगा ना। तो हमको सबसे पहले कुछ चीजों को रिफ्यूज करना है कि वो हम नहीं लेंगे। पॉलीथीन हम ले रहे हैं, नहीं लेंगे, जो भी चीजें हैं उसको कम से कम हम यूज करें। दूसरा हाल कहता है कि अगर हमने यूज वो ले भी लिया तो उसको कोशिश करें कि रीयूज करें, है ना। नहीं, अगर ले भी लिए, लेना भी है तो इतना नहीं ले जितना हमको जरूरत है, यानी कि उससे रिड्यूस करें उस यूजेस को, जितने भी हम ले सकते हैं। अगर हम रख सकते हैं 6 कपड़े अगर मेरे पास है, कोई जरूरी नहीं कि 5 अगर में तो हमारा हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा रिड्यूस करना है, पहले तो रिफ्यूज करिए। कपड़े रिफ्यूज करने की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत ऐसी चीजें हैं तो उसको रिफ्यूज करिए। नहीं रिफ्यूजिंग से काम चल रहा है तो उसको रिड्यूस करिए, है ना। रिड्यूस करने के बाद उसको रीयूज करिए, रीयूज करिए, है ना, रीयूज करिए, और मतलब फिर से उसको यूज करिए, और पता चले कि जब फाइनली तो आप क्या करें, रिसाइकिल करें। ये चारों वर्ड आप याद रखेंगे। 4R स्टैंड फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ आवर एनवायरनमेंट, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। एक बार ऐसे एक जोक्स निकल के आ जाता है। एक बार इंडियन कहा, मैंने कहीं बोला कि कितने दिन कपड़े पहनते हो, कितने दिन पहनते हो, कितने दिन यूज करते हो। यूज करते हो 6 साल, ताकि मेरा तो 1 साल नहीं पड़ जाता, ताकि वो यूज करने का कितने भी तरीका बताया। बहुत सारे लोगों को पता होगा वो कितने दिन 6 साल कैसे कैसे पहना, कैसे कैसे यूज किया, वो तो पता है। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, बहुत ध्यान रखना है कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर होना चाहिए, है ना। और हम लोग के लिए ये अब लास्ट पॉइंट है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन, है ना, रीफॉरेस्टेशन। देखिए, डिफॉरेस्टेशन का मतलब आपको बताया गया था कि जब जंगल को काट करके उस इलाके को, उस लैंड को किसी अदर पर्पस के रूप में यूज करेंगे, उसको डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। वहां एक पेड़ काट लिया, उसको डिफॉरेस्टेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उस लैंड को अदर पर्पस के लिए यूज कर लिए, रोड बना दिए, कंस्ट्रक्शन कर दिए, इंडस्ट्री बैठा दिए, स्कूल बैठा दिए, गोदाम बैठा दिए, कुछ भी बैठा दिए, वो डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। और वो भी छोटे एरिया में नहीं, बहुत बड़े एरिया में, जो किलोमीटर में काउंटिंग होती है। ऐसे नहीं कि 2-4 एकड़ में अगर हमने कटिंग किया, स्कूल लगाया, स्कूल आपने लगाया तो बहुत सारे प्लांट भी वहां लगाए। तो अब वहां पे प्लांट अगर आप लगाते हो, प्लांट लगाने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहेंगे रीफॉरेस्टेशन। काटने की प्रोसेस को हम लोगों ने कहा था डिफॉरेस्टेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ रीशार्पिंग ऑफ प्लांट, दिस इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। और जब जंगल को लगाएंगे तो अधिक से अधिक क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड अधिक फॉर्मेशन होगा तो बारिश अधिक होगी, बारिश अधिक होगी तो जितने भी स्पीसीज है वो सरवाइव कर पाएंगे। इस तरीके से हर ऑर्गेनिज्म और अर्थ पे वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल जो रिचार्ज हो पाएगा, बहुत सारे इसकी प्रक्रिया है जो हमारा इसमें सरवाइव करेगा। तो आई होप ये चैप्टर 7 आपको अच्छे से समझ में आया है। आधे बुक हम लोगों ने अभी तक समाप्त किया है। नेक्स्ट जो हम लोग 66 वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ये वीडियो का सेशन थोड़ा आपका बड़ा होगा, क्योंकि अब आधे चैप्टर हमको बहुत कम दिनों में फिनिश करना है, रेस्ट ऑफ द दिसंबर एंड जनवरी फरवरी। मतलब मेरे पास मुश्किल से 3 वीक इस 3 क्लास, मतलब बहुत कम बचा हुआ है समय। अब मुझे लंबा थोड़ा सा सेशन लेना होगा और ज्यादा टॉपिक लेके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, आज के वीडियो में प्रॉपर इतना ही। 65 तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे सेशन 66 से, और चैप्टर हम लोग फिजिक्स का कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3 फिजिक्स, 3 बायो, 3 केमिस्ट्री का हम लोग का हो गया है। अब नेक्स्ट फिजिक्स का हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आगे की प्रोसेस बढ़ेगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।